हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत। लाइफ ऑन प्लानेट अर्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन अर्थ। जो लाइफ है प्लानेट पे वो बहुत सारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है जो कि पृथ्वी पे मौजूद हैं। एनर्जी फ्रॉम द सन, जैसे कि एनर्जी है वो किससे मिलती है, हमें सन से। द डिफरेंट रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ आर लैंड, वाटर एंड एयर। जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, जिनको हम काम में लेते हैं वो कौन कौन है। एक तो अर्थ है जिसको लैंड भी कह सकते हैं, वाटर है, एयर है। ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जिंदा रहने के लिए तीनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद में लाइन चेंज करके हेडिंग लिखेंगे, लिथोस्फीयर द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, आउटर क्रस्ट मतलब बाहर वाला हिस्सा, किसका, अर्थ का, उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे अंदर वाला तो कोर क्या कहलाता है, कोर। उसके बाद में मेंटल, उसके बाद में क्रस्ट। सबसे पहले कोर, फिर उसके बाद में मेंटल, और उसके बाद में मेंटल है वो बीच वाला होता है यहाँ पर, ये मेंटल, और उसके बाद में क्रस्ट होता है। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं, और इसी के भाग को लिथोस्फीयर कहा जाता है। अर्थ क्रस्ट के भाग को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। फिर है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब पानी। 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। कितना, 75% जो भूमि का जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है। दिस वाटर अलोंग विद अंडरग्राउंड वाटर कंप्राइजेज द हाइड्रोस्फीयर। जिसमें जहाँ पर जितना पानी इसमें पाया जा रहा है, 75% जितना पानी है उसको कुल मिलाकर क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर द एयर कवरिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारे चारों ओर हवा का जो आवरण है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। बायोस्फीयर द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज द बायोस्फीयर। सभी को मिलाकर किसको, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, जुड़े हुए हैं, और इन सब को मिलाकर बायोस्फीयर बनता है, और इसी के अंदर लाइफ पॉसिबल होती है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। बायोस्फीयर को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, बायोस्फीयर इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम में हम आसानी से समझ जाएंगे कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर के अंदर यहाँ पर देखिए, एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा का जो आवरण है चारों ओर वो क्या है, एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद में अर्थ क्रस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला भाग जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें सोइल पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। फिर उसके बाद में पानी वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। और तीनों एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर क्लियर होने के बाद में आगे बढ़ते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जीवन, जिनमें जीवन पाया जाता है, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे पदार्थ। द लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग जितने भी जीवित जो भाग हैं, प्राणी हैं, वो क्या बनाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट तैयार करते हैं। किसका, बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर में सभी शामिल होते हैं, और इसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, ये शामिल होकर, और इन्हीं के अंदर जी प्राणी है वो आप सर्वाइव करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स
द नॉन लिविंग थिंग्स, जिनमें जीवन नहीं होता है, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, ये आबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं बायोस्फीयर के। द ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ ऑफ मतलब श्वसन, किसके लिए? जीवन के लिए। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। एयर है जो हवा है, जिसको हम हवा बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी मेनली जो गैसेस पाई जाती है वो कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर उसमें पाई जाती है। इसके अलावा भी गैसेज होती है, जैसे आर्गन है, हीलियम है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में होती है। ऑन वीनस एंड मार्स देयर इज नो लाइफ बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट्स 95 to 97% ऑफ द एटमॉस्फेयर। वीनस और मार्स में जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा 95 से 97% तक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द एटमॉस्फेयर बाय फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कार्बन डाइऑक्साइड है वो निम्न प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं उनसे उत्सर्जित होती है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ग्लूकोज कौन सा? जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है और उस ग्लूकोज है फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कॉम्बशन ऑफ फ्यूल्स या फिर कॉम्बशन ऑफ फ्यूल मतलब जो ईंधन है उसके कॉम्बशन होने से, जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। और रेस्पिरेशन के दौरान जब हम रेस्पायर करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन 2 वेज। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में 2 तरीके से निश्चित किया जाता है या संतुलित किया जाता है। देखिए, ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ली जाती है पौधे के द्वारा, क्योंकि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट की सहायता से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से उसके बाद में क्या तैयार कर ली जाती है? ग्लूकोज तैयार कर लिया जाता है। मेराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजोल्ड इन सी वाटर टू मेक देयर सेल्स। जो मेराइन एनिमल्स हैं, जो कि समुद्री खारे पानी के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, वो कार्बोनेट को यूज़ में लेते हैं सेल तैयार करने के लिए। मतलब अपने चारों ओर जो प्रोटेक्टिव लेयर वो तैयार करते हैं जिससे वो सुरक्षित रह सके, उसके लिए वो किसको काम में लेते हैं? कार्बोनेट को काम में लेते हैं। और कार्बोनेट में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो इस प्रकार से, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। और दोनों में ही कार्बन और के अलावा ऑक्सीजन भी उपस्थित होती है। द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर का क्या रोल है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में? एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड होल ईयर। जो एटमॉस्फेयर है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। कब? जब चाहे दिन हो या रात हो या पूरे वर्ष की बात की जाए। एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। जो एटमॉस्फेयर है वो अचानक टेम्परेचर के बढ़ने को कंट्रोल करता है। एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर को गिरने से भी रोकता है। ड्यूरिंग नाइट, कब? रात के समय। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट्स टेम्परेचर रेंजेज फ्रॉम। जो मून है उसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ भी जाता है और बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है। जैसे इसमें 190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो 190 से 110 तक नहीं है, माइनस में 190 है। 190 डिग्री सेल्सियस टू माइनस में टू 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस में 190 तक गिर सकता है और प्लस में 110 तक जा सकता है। द रेट ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर। जो एटमॉस्फेयर का जो क्लाइमेट है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? जैसे एयर है, रेन, एयर पोल्यूशन, वाटर, इन पे डिपेंड करता है। वाटर पोल्यूशन,
द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर एंड रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस का मिलना और डिजायरेबल सब्सटेंसेस का बाहर निकलना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। कहाँ से? वाटर से। द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर एज फॉलोज। जो मेन रीज़न है वो कौन कौन से देखिए। एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू वाटर, वाटर के अंदर हार्मफुल जहरीले पदार्थों के मिलने से। रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम वाटर, जो आवश्यक जो पदार्थ हैं उनको पानी से बाहर निकालने से। चेंज इन वाटर टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर अगर चेंज हो गया है, तापमान परिवर्तित हो गया है तो किस में शामिल किया जाता है? वाटर पोल्यूशन में शामिल किया जाता है। मिनरल रिचेज इन द सॉइल, मिनरल है वो सॉइल में कैसे प्राप्त होते हैं? मिनरल रिचेज इन द सॉइल, मतलब मिनरल है वो पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो सॉइल है वो किससे रिच होती है? मिनरल्स से। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, सॉइल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है विच सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स टू द लाइफ फॉर्म्स, जो कि लाइफ फॉर्म्स को क्या प्रोवाइड करवाती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि पौधों को सारे न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से मिलते हैं? ज़मीन से मिलते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाई वेदरिंग ऑफ रॉक्स इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सॉइल का मिट्टी का निर्माण किससे होता है? वेदरिंग प्रोसेस से होता है, और जिसमें चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, जिसको बनने में हज़ारों वर्ष का समय लगता है। फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सॉइल फ्रॉम रॉक्स, जो मिट्टी के बनने के लिए जो जो फैक्टर जिम्मेदार हैं वो कौन कौन से हैं? सन है, वाटर है, विंड है, ये इसमें शामिल होते हैं। सूर्य से, पानी से और हवा से, इनसे वेदरिंग प्रोसेस होती है। सम organisms like lichen and mosses grow on the surface of rocks and they release certain substances that cause weathering of rocks and a thin layer of soil is formed। जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे कि लाइकेन, जो कि एल्गी और फंजाई के मिलने से बनता है, उसके अलावा मोसेस हैं, ये कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं रॉक्स के अंदर, बायोकेमिकल रिलीज़ करते हैं, जिससे धीरे धीरे जो चट्टानें हैं वो टूटने लगती है, और चट्टानों के टूटने से क्या बनती है? मिट्टी बनने लग जाती है, ह्यूमस। द डिकेड लिविंग ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट इन सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। डिकेइंग मतलब जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, चाहे वो पौधों के हो चाहे किसी भी प्राणी के हों, उनको मिट्टी में मिलने के बाद में उनको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस मेक्स द सॉइल पोरस एंड अलाउज वाटर एंड एयर टू पेनेट्रेट डीप अंडरग्राउंड। जो ह्यूमस है वो मिट्टी को पोरस कर देती है, छिद्रित कर देती है, जिससे उसके अंदर पानी आसानी से जा सके और हवा भी पास हो सके, पेनिट्रेट हो सके नीचे गहराई तक। तो ह्यूमस है वो पोरस बना देती है किसको? मिट्टी को, जिससे पानी और हवा जड़ों को आसानी से मिल सके पौधे को। इसलिए ह्यूमस जहाँ पर मिट्टी में ज़्यादा होती है वहाँ पर पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। सॉइल पोल्यूशन, रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेज विच एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन इट इज़ कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। अच्छे पदार्थों का निकलना, बुरे पदार्थों का शामिल होना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नष्ट कर दिया जाना, ये सॉइल पोल्यूशन में शामिल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से? जो कि मदद करने वाले होते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को बढ़ाने वाले होते हैं, उनका नष्ट हो जाना सॉइल पोल्यूशन में शामिल किया जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रॉय द सॉइल स्ट्रक्चर। जो फर्टिलाइजर्स हम काम में लेते हैं, जो कि फैक्ट्रीज़ के अंदर तैयार किए जाते हैं कृत्रिम रूप से, उनको हम खेतों में, घरों में काम में लेते हैं, जिससे अगर वो मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी टेक्सचर है वो बदल जाती है, इसकी संरचना ही बदल जाती है, किसकी? मिट्टी की। तो किस में शामिल होगा? सॉइल पोल्यूशन में। मोसेस और ब्रायोफाइट्स आर इंडिकेटर ऑफ सॉइल पोल्यूशन। मोसेस और ब्रायोफाइट से हमें पता चल जाता है किसका? सॉइल पोल्यूशन का। सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल बाई विंड, वाटर और अदर एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जब मिट्टी है वो हवा से, पानी से एक जगह से उड़कर दूसरी जगह तक चली जाती है, तो ऊपर वाली जो मिट्टी है वही उड़ेगी और एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाएगी। इसी को मिट्टी का कटाव या सॉइल एरोजन कहते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स प्रिवेंट सॉइल एरोजन बाय फर्मली होल्डिंग द सॉइल पार्टिकल्स। जो प्लांट्स की जो रूट होती है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है, जिससे मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती है, जिससे सॉइल एरोजन नहीं होता है।
आपने कभी किसी पौधे को देखा होगा, उखाड़ के छोटे पौधे को देखा होगा, तो उसमें साथ में मिट्टी आती है। मिट्टी आती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रूट है वो मिट्टी को जकड़ के रखती है। चिपको मूवमेंट, इट इज़ ए मूवमेंट रिलेटेड विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन लेड बाई श्री सुंदरलाल बहुगुणा इन गढ़वाल हिमालयास। ये एक मूवमेंट है, चिपको मूवमेंट, जो किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से, जंगलों को बचाने के लिए किया गया था। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और को कहाँ पर किया गया, गढ़वाल हिमालय में किया गया था। मतलब जगह का नाम है गढ़वाल हिमालय, और हिमालय के अंदर ही है। और किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। किसके लिए किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए किया, चलाया गया एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था। बायोकेमिकल साइकिल्स, अब हम किसकी बात करते हैं, बायोकेमिकल्स, जिसमें जीवन के साथ में केमिकल भी शामिल होते हैं, इसलिए बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। साइकिल मतलब एक चक्र कंप्लीट हो जाता है, जहाँ से शुरुआत होती है वापस वहीं पर आकर उसी से वापस वो फैक्टर से गुजरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एक साइकिल कहते हैं। वेरियस बायोकेमिकल साइकिल्स एग्जिस्ट इन द नेचर विच रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। जैसे केमिकल है वो अबायोटिक हो गया, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोटिक हो गए। दोनों में आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है ऑफ द बायोस्फीयर टू मेक ए स्टेबल सिस्टम। और ये सब किस में होते हैं, बायोटिक अबायोटिक दोनों ही किस में होते हैं, बायोस्फीयर के अंदर होते हैं। और इसी से एक सिस्टम है वो डेवलप होता है और वो स्टेबल होता है। जैसे कौन कौन सी साइकिल है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। अब हम इन साइकिल के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल में देखिए, एक साइकिल का मतलब होता है एक चक्र का बनना। देखिए यहाँ पर एक चक्र बन रहा है, डायग्राम में हम इजीली देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक चक्र बन रहा है। यहाँ से देखिए ये इस तरीके से एक चक्र बन रहा है, ये पूरा, तो इसको साइकिल कहते हैं। अब ये किस प्रकार से चल रहा है, देखिए पानी ज़मीन के अंदर होता है या कहाँ होता है, समुद्र में, नदियों में, वो इवापोरेट होता है, इवापोरेशन की प्रोसेस होती है, मतलब पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है। या फिर जो पौधे होते हैं उनसे भी वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस होती है, और जो पानी की वाटर वेपर है वो ऊपर की तरफ उठती है। फिर उसके बाद में वो ठंडी होती है, जिसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ऊपर जाके वो जो भाप है वो ठंडी होती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिससे क्या बनते हैं, बादल बन जाते हैं। फिर बादलों से क्या होती है, बरसात होती है, और वापस पानी जहाँ से ऊपर गया था वहीं पर वापस लौट आता है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, और ये साइकिल वापस से रिपीट होती रहती है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट साइकिल है वो चलती रहती है। आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, वाटर साइकिल तक कंप्लीट कर लिया है, और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कल नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल को समझेंगे, और उसके बाद में ओजोन लेयर को भी पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा है आई थिंक आपने अच्छे से उसको समझ लिया है, और अच्छे से आप इसको लर्न भी कर लेंगे। और जितना आपको नोट्स ऊपर जो आपको वीडियो स्टॉप करके उसको लिख लेना है, ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि इस चैनल पर अगर 9th क्लास से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके अलावा आपको लाइक और शेयर भी करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, बस आपको इतना ही करना है। थैंक यू।